नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर छायावादी काव्य। और दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज स्टार्ट करते हैं। छायावाद जो उत्तर छायावादी काव्य है दोस्तों, तो ये उत्तर छायावादी काव्य जो था हमारा प्रगतिवाद और छायावाद के बीच की जो कविताएं थी, ये उत्तर छायावादी कविताएं काव्य कहा गया। और इसको हमने दो वर्गों में बांटा, जैसे बांट सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रणय मूलक काव्यधारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं इसमें काव्य की देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना, जन जागरण का संदेश, देश पर बलिदान हो जाने वाली भावना आदि के जो आते हैं ना, तो वो हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आते हैं। जो प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा है, ये हमारी उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्यधारा है, जिसमें हमारे क्या आते हैं, प्रेम और मस्ती के कवि आते हैं। और इनमें आते हैं हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर सुकंचल, ठीक है, आदि ये वाले कवि हमारे इसमें आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है हमारा, क्या है पहला, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। तो ये पहले कवि इसमें हमारे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जो प्रथम कविता संग्रह है वो है हिमक्रीटनी। तो हिमक्रीटनी पर चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। सन 1963 में भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। कैदी और कोकिला चतुर्वेदी की अत्यंत प्राचीन रचना है। जो चतुर्वेदी की, माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, इसमें जेल का वातावरण एकदम सजीव हो उठा है। रात्रि के अंधकार में जब कोकिल कूक उठती है तो राजनीति बंदी का दुख और भी घनीभूत हो उठता है। वह दुख अपने लिए नहीं, देश के लिए है। अतः उसके अंततः में विद्रोह की भावना भी तीव्र हो उठती है। इस कविता का अंत आशावादी है। पुष्प की अभिलाषा ये किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। जीवन का आदर्श है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन का आदर्श है। माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावादी युग के विषय राष्ट्रीय प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति चुने हैं, पर अभिव्यक्ति की आत्मा द्विवेदी युग की है। अतः इन्हें द्विवेदी युग का कवि समझना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी, इनका जो माखनलाल चतुर्वेदी की है, हिम तरंगिणी काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाओं में छायावादी भावबोध विद्वान है, किंतु उनका मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना सन 1915 ईस्वी में प्रयाग की मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का आदर्श चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का आदर्श हैं वो कौन है? चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस पर सन 1931 में इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से शैक्षणिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका और हुंकार पराधीनता काल की रचनाएं हैं। ये रेणुका और हुंकार किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इन रचनाओं को सरकार ने आपत्तिजनक मानकर दिनकर जी से स्पष्टीकरण मांगा था। दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये किसकी है पंक्ति? तो ये दिनकर जी की है। दिनकर जी कृत रसवंती में यौवन सौंदर्य और विरह व्यथा के गीत हैं। दिनकर कृत बुद्धदेव कलातीर्थ, कलिंग विजय कविताएं सांस्कृतिक संदेश की वहिका हैं। हिमालय संदेश दिनकर जी का एक लंबा संगीत रूपक है, जिसमें अज्ञान, घृणा और हिंसा को वर्तमान जीवन की विषमता का कारण बताकर उसके स्थान पर ज्ञान, प्रेम और शांति की स्थापना का संदेश दिया गया है। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किनका है? रामधारी सिंह दिनकर की श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। यह महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। ये एक बार पीजीटी में पूछा जा चुका है कि जो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत के किस पर्व से है? तो ये शांति पर्व से है।
कुरुक्षेत्र मनुष्य की आधारभूत समस्याओं का विवेचन करने वाला एक उत्कृष्ट चिंतन प्रधान काव्य है। जो कुरुक्षेत्र है मनुष्य की आधारभूत समस्याओं का विवेचन करने वाला एक उत्कृष्ट चिंतन प्रधान काव्य है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का 5 अंकों में विभाजित एक काव्य रूपक है। इसका केंद्रीय भाव प्रेम है। इसमें पूर्वा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण है। ये भी नेट में पूछा जा चुका कि पूर्वा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण किस में है? उर्वशी में है। रश्मि रथी का नायक कर्ण है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रश्मि रथी का नायक कौन है? कर्ण है, जिसके माध्यम से सामयिक प्रश्नों को उठाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर के परशुराम की प्रतिज्ञा भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि किनको माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से सुविख्यात हैं। ये पिछली बार नेट में पूछा गया था कि अनल कवि के नाम से सुविख्यात कौन है, तो वे हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी जो थे, इनको वर्ष 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी चंपू काव्य पर प्राप्त हुआ था। जो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं दोस्तों, ये तो हमें सभी पता होने चाहिए कि किस सन में कौन से लेखक को मिला है, क्योंकि इनसे संबंधित तो क्वेश्चन हमारे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। सियाराम शरण गुप्त के नकुल सोहनलाल, जो सियाराम शरण गुप्त थे, गुप्त के नकुल सोहनलाल द्विवेदी के कुणाल श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी किनका है? श्याम नारायण पांडे का है। गुरु भक्त सिंह की नूरजहां आदि में अतीत के गौरवशाली चित्र खींचे गए हैं और उन्हें सामयिक संदर्भ से जोड़ा गया है। आगे हमारा है उन्मुक्त प्रेम मार्गी कवि। ये वो कवि है उन्मुक्त प्रेम मार्गी कवि, आज़ाद एकदम, जो हमारे प्रणयमूलक कवि है, प्रेम मस्ती के कवि हैं। ठीक है। उत्तर छायावादी युग में कवियों का प्रेम वर्णन स्वच्छंद और उन्मुक्त है। इनमें निराशा या विवशता की झलक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिगत प्रेम की कविता मानते हैं। डॉक्टर बच्चन ने इसे नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य कहा है। नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। और व्यक्तिगत प्रेम की कविता किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इलाहाबाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को उमर खय्याम के जीवन दर्शन बहुत पसंद आया। पूछते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो हरिवंश राय बच्चन थे उनके जीवन दर्शन पर किस प्रभाव था, तो वो है उमर खय्याम का। उमर खय्याम की रवैयों से प्रेरित होकर बच्चन ने मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश की रचना की है और हिंदी में एक नवीन बात का प्रचार किया है। बात का मतलब होता है विचारधारा, जो हलाहल बात के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जय हलाहल बात के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये भी कि हलाहल बात के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश की लोकप्रियता का कारण बच्चन की सहज सरल भाषा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर करारा प्रहार, प्रेम और मस्ती की अनुभूति आदि है। हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टानों पर प्राप्त हुआ था। हरिवंश राय की और रचनाएं हैं जैसे प्रणय पत्रिका है, इनके बंगाल का काल है, बुद्ध और नवाचार है, जाल समेटा है, 2 चट्टानें हैं, एकांत संगीत आदि इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। भगवती चरण वर्मा को मधुकर्ण और प्रेम संगीत में मस्ती और प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा हरिवंश राय बच्चन से अत्यंत प्रभावित हैं। इनकी कविता में मौलिक प्रेम के ही विविध दृश्यों की भरमार है। इनकी रचनाएं हैं जैसे द्रौपदी, सुवर्णा, उत्तरजय, रक्तचंदन, सूल फूल, प्रवासी के गीत तो बहुत बार एग्जाम में पूछे आ चुका है। पलासवन, अभिशस्य। ठीक है दोस्तों। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी काव्य साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानसलवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। इलाहाबाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन।
और रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो हैं रचनाएं इनकी हैं मधु लीका, अपराजिता, करिल, किरण बेला, लाल चूनर, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो इनका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी में हलालबाद की अवधि दोस्तों रही है इनकी, हिंदी में हलालबाद की अवधि रही है 1933 से 1936 तक रही है, जो हलालबाद की अवधि रही है। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नई काव्य धारा के कवि। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।